हाय एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा क्लासेस में और ख़ासकर CBS में, मीनिंग कंसेप्ट बिल्डिंग सेशंस में। लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। आई एम सचिन जायसवाल। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। आई हैव डन माई MTech in machine design. It's been 10 years I am teaching mathematics, and more than 8 years I have been tutoring for physics for all the students who aspire to become either doctor or engineer through various exams like JEE, NEET and CET. ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन हो ही जाएगा जब हम लोग फिजिकली आमने सामने होंगे, है ना। एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट डे। एवरीवन इज सो एक्साइटेड। आप हो या मैं हूँ, हम लोग हमेशा ही एक्साइटेड होते जब भी कोई नया सेशन शुरू होता है। लेट्स से आपने जब क्लास 9 से 10th में एंटर किया होगा तो क्लास 10th का वो जो पहला दिन होता है वो स्पेशल होता है। इन द सेम वे अब आप क्लास 10th से 11th में मूव इन कर रहे हैं। सो फॉर 11th सिलेबस आई कैन से दिस इज योर वेरी फर्स्ट सेशन. So yes, there are reasons to be happy, there are reasons to be excited about. Anyways, हम लोग concept building sessions में क्या पढ़ने वाले हैं? It has nothing to do with the syllabus of JEE और NEET. नहीं, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। आने वाले 2 साल में हमें वही पढ़ना है, JEE और NEET का जो भी syllabus है, करते रहेंगे उन सब चीज़ों को। अभी CBS में तो हम लोग बस क्लास 10th में आपने जो पढ़ रखा है अभी तक के, उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करेंगे। We'll also enlighten few of the topics जिनकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत पड़ती है क्लास 11th और 12th में, और कुछ ऐसे टॉपिक्स को हम लोग कंसिडर करते हैं क्लास 10th के जिन्हें कुछ थोड़ा मोड़ा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। उनमें कुछ छोटी मोटी एडिशंस रहेगी ताकि आप उन्हें क्लास 11th 12th में एक बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके, है ना। और CBS में सारा ही कुछ कवर होगा। मैथ्स के लेक्चर्स होंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी भी होगा थोड़ा मोड़ा। बायोलॉजी एज सच बहुत डिफरेंट नहीं होता है आपका 8, 9, 10th और 11, 12th में। हालांकि हम लोग शुरुआत मैथ्स से करेंगे, क्योंकि अगर मैथ्स में कुछ एक बेसिक बातें आपकी पक्की हो जाती है तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें बहुत आसानी हो जाएगी। सो it is irrelevant whether you are a student of NEET or you are a student of JEE. It is irrelevant कि आप क्लास 11th और 12th में जाके मैथमेटिक्स रखना चाह रहे हैं या ड्रॉप करना चाह रहे हैं। बट अभी CBS के अंदर जितना मैथ्स आपको पढ़ाया जा रहा है वो तो मैंडेटरी फॉर एवरीवन है। इवन मैं कहूँगा कि किसी बच्चे को आर्ट्स या कॉमर्स करना है, उसने भी इतना मैथमेटिक्स तो पढ़ ही लेना चाहिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मतलब ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए, क्या डिफरेंट होता है क्लास 10th में और 11th में, वो थोड़ा हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे थ्रू सम एग्जाम्पल्स। लेट मी टेक वन एग्जाम्पल ओवर हियर। सॉल्व रूट x इक्वल्स टू x minus 2. So what do you call this? Is simply an algebraic equation. तो अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना तो हमने सीखा ही है ना, क्लास 8 से सीखते आ रहे हैं। आपको किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का डिग्री भी बताते आता है। व्हाट इज डिग्री? डिग्री का मतलब उस इक्वेशन में जो कोई भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है, उसका हाईएस्ट पावर बताते आना चाहिए। तो सर इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1। सभी देख पा रहे हैं, क्योंकि रूट x का मतलब ये होता है कि x का पावर 1/2, और यहाँ पे जो है x का पावर कितना है? 1। एक बात आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डिग्री ऑफ इक्वेशन होता है वो आपको बताता है हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। मतलब तय हो गया सर, क्योंकि ये इक्वेशन का डिग्री 1 है तो इसके ज्यादा से ज्यादा एक ही रियल रूट आएंगे। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट रियल रूट। कुछ रूट्स होते हैं जिन्हें हम इमेजिनरी रूट्स कहते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कहा जाता है, वो भी आने वाले समय में आप पढ़ेंगे। बट हाल फिलहाल टू बिगिन विद, जैसे कि क्लास 10th में आपने बातचीत की है, वी स्पीक ओनली अबाउट रियल रूट्स। सो व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू कि क्योंकि इस इक्वेशन का डिग्री 1 है तो इसका रियल रूट भी मैक्स टू मैक्स एक ही आना चाहिए।
मैंने आपको इसको सॉल्व करने बोला तो बहुत जनरल सा थॉट है, आपके मेरे हम सब के मन में एक ही चीज़ आती है कि सर स्क्वायर रूट जो है वो थोड़ा परेशान करता है, तो हम लोग एक काम करेंगे, दोनों तरफ ना इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे। तो जैसे ही आपने स्क्वायरिंग कर दिया, रूट एक्स का हो गया एक्स और इधर x माइनस 2 का हो गया होल स्क्वायर। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय एक्सपांशन, इसका एक्सपांशन आएगा एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4x। कैसे हुआ एक्सपांशन? a माइनस बी का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab के तरीके से। सो हियर वी कैन राइट डाउन, ये x स्क्वायर है, यहां से अगर x को उधर लेके चले जाओ, सो व्हाट डू यू गेट इज माइनस 5x। उधर ऑलरेडी क्या है +4, दैट्स इक्वल्स टू 0। तो ऐसे इक्वेशन आपने 10th में सॉल्व किए, यस वी कॉल इट टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या करते हो, अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो आप यहां से ना रूट्स ढूंढते हो जिनकी एडिशन, या मैं ये कहूँ कि इसके आप फैक्टर्स ढूंढते हैं जिनकी एडिशन -5 हो। तो ये फैक्टर्स -4 -1, इजी राइट। जो कुछ भी फैक्टर्स होते हैं ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट आपके रूट्स आते हैं, मतलब रूट्स कौन हो गए 1 और 4। यहां तक सभी लोग कर सकते हैं, बट यहां पे क्या दिक्कत हुआ पता है? मैंने कहा था ये आपका सवाल है और आपके सवाल का डिग्री जो है वो डिग्री हमने डिसाइड किया हुआ था। कितना डिग्री था बेटा यहाँ पे 1। तो आपको कितने रूट चाहिए थे? एक ही रूट आना था, लेकिन अब एक रूट ना आते हुए दो दो रूट आए, और ऐसा हो नहीं सकता। ये आप मैथ्स के फैक्ट्स को डिनाई कर रहे हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। इसका मतलब ये होगा कि अब इन दो रूट्स में से मुझे एक रूट सिलेक्ट करना होगा और कोई एक रूट रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि फाइनली मुझे चाहिए तो एक ही रूट बॉस। उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा इक्वेशन है, लेट्स से ये ओरिजिनल जो क्वेश्चन दिया था वो इक्वेशन को मैंने नंबर 1 नाम दिया, उस नंबर 1 में ये दोनों रूट्स का सेटिस्फैक्शन करा के देखूंगा। सेटिस्फैक्शन समझते आप? इस फॉर एग्जाम्पल लेट मी यूज दिस वैल्यू x इक्वल्स टू 1, तो उसके बेसिस पे लेफ्ट हैंड साइड कितना आता है और राइट हैंड साइड कितना आता है, चलिए चेक करेंगे, है ना। लेफ्ट हैंड साइड ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 1 वुड बी 1, और यहाँ पे अगर आप पुट करें तो 1 माइनस 2 कितना आया -1। बताइए लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम आया या डिफरेंट आया? ऑब्वियसली सर डिफरेंट आया। डिफरेंट आया इसका मतलब है ये वैल्यू इसे सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए इस वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी 4, तो हमने उठाया x का वैल्यू 4 और अब इसे यहां पे चेक किया, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा और राइट हैंड साइड क्या बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा √4 विच इज इक्वल्स टू 2, एंड देन राइट साइड में अगर आप पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो सर यहां पे लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल ही सेम आया, मतलब इसको आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करेंगे मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा वो डिसाइड हो गया, वो आंसर क्या है x इक्वल्स टू 4। तो मैं मान सकता हूं कि ये आपके क्लास 11th का पहला क्वेश्चन है जो डिपेंड करता है बहुत सिंपल मैथमेटिक्स के ऊपर। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, है ना। यहां पे हमने क्या किया, किसी इक्वेशन का स्क्वायरिंग किया, ये भी आप हाई स्कूल में पढ़ ही लेते हो। फिर आपने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, ये भी आपने हाई स्कूल में पढ़ा होता है। तो यहां पे ऐसी कोई चीज है नहीं जो मैंने आपको पढ़ाई है, ये सारी पढ़ी पढ़ाई बातें हमने इसके अंदर यूटिलाइज की। तो क्या डिफरेंट था 9-10 से लेके अब इस क्वेश्चन में? डिफरेंस ये था कि सर ये सिलेक्शन रिजेक्शन इसके पहले कभी नहीं होता था, अब क्यों हुआ, मतलब ये कुछ कुछ बातें, छोटी छोटी बातें जो है यही आप सीबीएस में पढ़ने वाले हैं। तो सीबीएस का आपका पहला लेसन आज का क्या हुआ, और वो पहले लेसन को आप या इस पहले क्वेश्चन के थ्रू उस लेसन को आप याद रख सकते हो। प्लीज हेडिंग दीजिए एक्स्ट्रानियस रूट, एक्स्ट्रानियस रूट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रानियस रूट? सर इसके बाद जब भी मैं कभी इक्वेशन देखूंगा तो उस इक्वेशन का मैं डिग्री आइडेंटिफाई करूंगा और मनी मन ये फीड कर लूंगा कि जितनी डिग्री है उतने ही मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स है।
मीनिंग ये है सर कि इसका ज्यादा से ज्यादा एक रियल रूट आएगा। ऐसा हो सकता है कि कोई भी ना आए, हो सकता है देयर माइट बी 0 नंबर ऑफ रियल रूट्स, या एक आएगा लेकिन एक से ज्यादा कभी नहीं आएगा। लेकिन मेरे सॉल्व करने के दौरान क्या हो गए थे कि 2 रूट्स आए थे, बट क्योंकि मेंटली आई हैड ऑलरेडी दैट थॉट कि नहीं 2 तो आ नहीं सकते, एक ही आना चाहिए, और यही कारण था कि मैंने ये दोनों को वहां पे वेरीफाई करके देखा। अदरवाइज इन जनरल हम लोग क्या करते, आंसर निकल गया एंड जस्ट वी कैरी ऑन, चिंता नहीं करते। तो यहां पे आपको वापस जाके चेक करना पड़ेगा। सो नाम क्यों है एक्सट्रानियस रूट? क्योंकि आपने यहाँ पे एक प्रोसेस का इस्तेमाल किया और वो प्रोसेस है स्क्वायरिंग। और स्क्वायर करने से क्या हुआ, जो ओरिजिनल डिग्री 1 था, अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे स्क्वायरिंग के थ्रू, अब ये जो इक्वेशन बना इसमें चेक करो डिग्री कितनी है, 2। तो आप चाहते थे कि एक ही रूट आए, लेकिन प्रोसेस में गलती से हुआ कि उसका डिग्री बढ़ गया, और डिग्री बढ़ने से उसके रूट्स बढ़ गए, मतलब एक एक्स्ट्रा रूट आया, इसलिए आप कह रहे हो एक्सट्रानियस रूट। तो ये एक्स्ट्रा रूट जनरेट कब होंगे सर? ऑब्वियसली तब होंगे जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा, या आई माइट टेक क्यूब ऑफ द इक्वेशन, और आई माइट टेक 4th पावर ऑफ इक्वेशन। तो जब आप इक्वेशन का पावर बढ़ाओगे तब ये दिक्कतें आपके साथ हो सकती है। डू वी अंडरस्टैंड द फर्स्ट लेसन? ओके, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। आगे नेक्स्ट आइटम आप दीजिएगा लॉस ऑफ रूट्स। लेट्स से आई डू हैव x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू x माइनस 2, है ना? इसे आपको सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। क्या रहेगा फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि सर मैंने चेक कर लिया इसके अंदर डिग्री कितना है, 2। दिख गया होगा ना सबको, डिग्री तो 2 है। तो इसके मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स कितने आने चाहिए? 2 रूट्स आने चाहिए। मैक्सिमम रियल रूट्स कितने आने चाहिए? 2। उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम हो सकते, हो सकता है एक ही रूट रहेगा, 0 भी रूट्स हो सकते हैं। अब सॉल्यूशन में ये देखिए, हमें सर ने यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है, तो आई कैन टेक इस तरीके से, RHS में कोई छेड़खानी नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में x कॉमन दिख रहा था, मैंने कॉमन निकाल लिया। इसके बाद बहुत बच्चों की एक ये बन जाती है मेंटालिटी की, सर देखो x माइनस टू कॉमन है, तो आपने इनको कैंसिल कर दो। तो जब आपने इधर कैंसिल कर दिया तो इधर तो कुछ बचा नहीं, दैट इज 1, और यहाँ पे क्या आया x, और आपने ये आंसर दे दिया और आप खुश हो गए कि मेरा आंसर पूरी तरीके से सही है। बट ना, पूरा तरीके से सही नहीं है। रीजन आप समझो। मैं इस सॉल्यूशन को वापस से लिख रहा हूं ना। What we had x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू x माइनस 2। आपने कहा कि चलिए सर x को बाहर निकालते, हाँ जी मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा x माइनस 2, इधर भी ऑलरेडी क्या है, x माइनस 2। अब मेरा ये तरीका है, मैं ये कह रहा हूं कि उस x माइनस 2 को इधर लेके आइए, तो x टाइम्स x माइनस 2 ये आएगा निगेटिव टाइम्स x माइनस 2, एंड उधर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 बचा। बेटा दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x माइनस 2, वो कॉमन आने के बाद यहाँ x बचा, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, एंड दैट्स इक्वल्स टू 0। नाउ यू नो, ऐसी चीजें आपने क्वाड्रेटिक चैप्टर में हैंडल की हुई है क्लास 10th में। जब किसी का प्रोडक्ट 0 आता है तो फिर जिम्मेदारी दोनों पे होती है। यहां से आप चेक करो तो x का रूट 2 निकलेगा, यहां से 1 निकलेगा, मतलब अब तय हो गया कि x की 2 वैल्यूज है, एक तो 2 और 1, ये 2 ब्रैकेट्स के थ्रू आपके 2 रूट्स आए। तो ये जो 1 है ये आंसर तो आप पहले भी दे चुके थे, लेकिन ये जो 2 है वो इस प्रोसेस में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, यहां पे दिखा है, और ये दोनों ही रूट्स बिल्कुल सही है। आप जाए और जाके चेक करके देखें, बिल्कुल ही दोनों रूट सही है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ऊपर का प्रोसेस, ये गलत है, और ये वाला जो अप्रोच है ये करेक्ट है। तो सर दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ बेटा कि जब कभी आप कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं और अगर उन फैक्टर्स में अननोन टर्म है तो उनका कैंसलेशन कभी ना करें।
आपको इस इक्वेशन के अंदर एक कॉमन फैक्टर दिखा, और ये जो कॉमन फैक्टर मुझे दिखा इसके अंदर x छुपा हुआ है, और x कैसा है, अननोन है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपके पास में कहीं फैक्टर्स दिखते हैं विच आर कॉमन और उसके अंदर अगर अननोन छुपा है तो उनका कैंसलेशन कभी भी ना करें। अगर आप कैंसलेशन करेंगे तो आपके रूट का नुकसान होगा। जहां 2 रूट्स आने चाहिए थे वहां पे शायद एक ही रूट आएगा, एंड दैट्स व्हाट यू कॉल एज अ लॉस ऑफ रूट्स। यहां पे देखिए प्रोसेस बिल्कुल भी सेम है, लेकिन यहां x-2 को कैंसिल करने की मैंने जल्दबाजी नहीं की, उनको एक साइड शिफ्ट किया और उनको कॉमन लिया, तो जाके फिर मेरे पास 2 रूट्स आए। यहां पे भी क्या हुआ, क्लास 10th का ही नॉलेज यूज हुआ है ना आपका, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इस तरीके से शायद हम कभी सोचते नहीं है वहां पे। ये नोट कर लीजिए ना अच्छे से, है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सॉल्व x² - 2x - 3 डिवाइडेड बाय x + 1 = 0। तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करने के दौरान आप क्या करेंगे, है ना। मैक्सिमम बच्चा ये कर जाता है कि सर देखो न्यूमरेटर जो है ना x² 2x - 3, इसमें ये वाला जो टर्म है इंटू 0 करोगे तो ये क्या आ जाएगा सर, 0। अब लेफ्ट साइड में जो बचा उसे तो हम सर क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्वाड्रेटिक में यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो आई फाइंड आउट द फैक्टर्स जिनका एडिशन -2 होता है। तो वो फैक्टर्स है 1 और -3, प्रोडक्ट -1 और एडिशन हो गया -2। इसका मतलब ये हुआ सर कि x की 2 वैल्यूज हो गई, एक वैल्यू हो गई -1 और दूसरा हो गया 3। तो ये याद रखें फैक्टर्स के अपोजिट साइन वाले हमेशा ही रूट्स आते हैं। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि देखिए सर मैंने आंसर निकाल दिया, लेकिन इस आंसर में भी एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है देखिए। जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा तो मेरे क्वेश्चन देखते टाइम पे देखिए इसके पहले के क्या क्वेश्चन थे। ये जो आपका सवाल था, क्या इसमें कोई डिनोमिनेटर में x वाली टर्म थी, यानी कोई डिनोमिनेटर में अननोन था क्या, नहीं। यहां पे भी देखिए ये जो आपका सवाल था इसके अंदर डिनोमिनेटर में कोई अननोन टर्म नहीं थी, बट अब पहली बार ऐसा हुआ कि आपके इक्वेशन के अंदर जो डिनोमिनेटर है वहां पे एक अननोन टर्म आप देख रहे हैं। ऐसे फंक्शंस को आप रैशनल अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं, क्योंकि ऊपर में भी अलजेब्रिक है नीचे में भी अलजेब्रिक है, दैट्स काइंड ऑफ रैशनल, यू नो दैट थिंग। तो जब जब डिनोमिनेटर में इफ यू फाइंड सम अननोन, सो यू हैव टू बी utmost careful about not having zero in the denominator, क्योंकि मैथ्स की बहुत बेसिक फिलोसॉफी है एनीथिंग बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि x + 1 का वैल्यू सर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ये वो लोग बताए ना बताए, ये कॉमन सेंस होता है। एंड इसी के चलते आपने ये भी पता किया अगर 1 उधर शिफ्ट हो गया मतलब x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, -1 नहीं हो सकता है। मीनिंग यहां से ये जो -1 इसे रिजेक्ट करना पड़ेगा और आंसर के तौर पे आप एक ही वैल्यू दे पाएंगे, और वो कौन सी, x = 3। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नोट कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। √x - 2 x² - 4x + 3 = 0। सो हाउ डू वी सॉल्व इट। ये तो फिर से बहुत आसान है। आप देखिए आपका आंसर 0 आया, प्रोडक्ट 0 आया है बेसिकली। यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट जब 0 आया तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पे गई। जैसे कि यहां पे तो एक आएगा कि सर या तो ये 0 हो जाए, या तो आप कहेंगे कि x² - 4x + 3 ये चीज जो है 0 हो जाए। यहां पे आप ये देख पाएंगे कि इसका मतलब सर x का वैल्यू 2 हो जाए, बिकॉज जब आप 2 - 2 करोगे तभी तो वैल्यू 0 आएगी, है ना।
और यहाँ पे फिर एक क्वाड्रेटिक आता है सर, जहाँ पे आपने ना ये 3 के फैक्टर्स ढूंढ लिए। कैसे फैक्टर्स? 3 1, ताकि उनकी एडिशन -4 हो। ये आएगा -3 -1। इसका मतलब यहाँ से वैल्यूज कौन कौन सी आई सर? एक का वैल्यू आया 1 और क्या आया 3। तो हमें लग रहा है कि सर अभी हमारे पास में टोटल 3 आंसर्स आ गए, 2 1 और 3। x की वैल्यू कौन कौन सी आई? 1 2 और 3। बट एक दिक्कत है, मैं कहूंगा कि यहां से ये जो 1 है उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। सर आपको ये कैसे समझ में आया? फिर से इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक स्क्वायर रूट की टर्म देखने को मिल गई है ना, और आप तो समझते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा ही कैसी टर्म होनी चाहिए? नॉन निगेटिव टर्म होनी चाहिए। ये आज से लेके अब से लेके मरते दम तक इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे हम लोग, है ना। नॉन निगेटिव मतलब जैसे आप लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोला तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ 0 बोला तो इसका भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने कहा स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो अब तक तो हम लोग इसको जो है डिफाइन नहीं कर सकते, करेंगे आगे कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में करेंगे, बट रियल रूट इसका नहीं आ सकता है। तो आपने क्या देखा कि स्क्वायर रूट के अंदर 0 चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, बट निगेटिव नहीं चलेगा। निगेटिव नहीं चलेगा, दैट्स व्हाट वी से, नॉन निगेटिव होना चाहिए नंबर, निगेटिव नहीं होना चाहिए। सो वो स्टोरी आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर की जो चीज है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव का मतलब होता है बेटा 0 या पॉजिटिव होना चाहिए। उसे हम ऐसे लिखेंगे कि बेटा अंदर का जो कंटेंट है ना x-2 वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। इसमें देखो अगर आप -2 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो x का वैल्यू क्या होगा? 2 या 2 से बड़ा। मतलब ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए, या कहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर एक वैलिड आने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू आपकी 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो मेरे को बताइए 2 चलेगा, 2 से बड़ा चलेगा, 2 से छोटा नहीं चलेगा, और यही रीजन है कि उसे रिजेक्ट किया जा रहा है। सो इन द फाइनल आंसर आई एम बी टेकिंग ओनली 2 वैल्यूज एंड दैट इज 2 and 3। देखिए हमारा फर्स्ट लेक्चर है, यहाँ पे मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ाने वाला, कोई मैंने नई कंसेप्ट नहीं पढ़ाई। इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ 4 ऐसे क्वेश्चन पढ़े जिनको सॉल्व करने के लिए बहुत आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द यूनिवर्स मेथड हमने यूज नहीं किया, 9th-10th की मेथडोलॉजी को ही यूज किया। लेकिन उन मेथड्स को यूज करते टाइम पे छोटे मोटे चीजों का ख्याल रखना होता है, वो हमने सीखा। एंड डरिए मत, ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये आप कहेंगे कि सर मतलब हर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो हर क्वेश्चन में क्या मुझे इतना डीप थॉट देना पड़ेगा, इतना सब स्ट्रेसफुल होगा क्या? नहीं बेटा, हर बार ऐसा नहीं होता है, बट समटाइम्स इट माइट बी एंड यू जस्ट डोंट वरी, है ना। इतनी प्रैक्टिस होती है ऐसे क्वेश्चंस की कि आपके अंदर वो काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग फीड हो जाता है कि हाँ ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा है तो वैसा करना है। जैसे आपको जिस प्रकार 2 का पढ़ा याद होता था ना, कि आपको रात को 2 बजे भी उठाकर पूछा कि भाई 2 का पढ़ा बताइए, तो आप बिंदास आप किसी भी मूड में 2 का पढ़ा बोल के दिखा सकते। बिल्कुल वैसे ही पूरी प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में हो जाएगी कि कैसे डील करते हैं इक्वेशंस को। सो हमने जो सीखा अभी वो क्या सीखा कि अगर क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को कैसे हैंडल करना है। स्क्वायर रूट के अंदर नॉन निगेटिव टर्म होनी चाहिए। अगर रैशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास में कोई कॉमन फैक्टर्स नजर आते हैं जिसमें अननोन छुपा है, जैसे कि यहाँ पे x छुपा है, तो उसे कैंसिल नहीं करना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास में हमने अगर कभी स्क्वायरिंग या क्यूब या ऐसा कुछ कर दिया कि गिवन इक्वेशन का हमने ज़बरदस्ती में डिग्री बढ़ा दिया तो वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा रूट्स निकल के आ सकते हैं, तो एक्स्ट्रा रूट्स को फिल्टर आउट करना हमने सीखा है ना। इनको वापस जाके आप सेटिस्फाई करा के देखेंगे कि कितने रूट सेटिस्फाई हो जाते हैं। यहाँ पे भी आपने ध्यान दिया होगा कि आपको रूट एक्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी वो सेम फिलोसॉफी होती है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है एक्स वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, मतलब एक्स का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आपने याद करिए आपने आंसर किसको फाइनलाइज किया था, इसको फाइनलाइज किया था, तो 4 जो है ना सर, 4 तो 0 से बड़ा ही नंबर है, तो सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से पहले सेशन को वी जस्ट कीप इट शॉर्ट, और
ये मैंने जानबूझ के पहले सेशन में कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए ताकि आपको एक फ़र्क रियलाइज़ हो जाए कि हाँ 10th में चीज़ें थोड़ी जो है वो स्मूथ चलती थी, क्लास 11th में आने के बाद में हर एक के पीछे थोड़ा थॉट हमें जो है देना पड़ेगा, थोड़ी मैच्योरिटी हमें दिखानी पड़ेगी। और यही दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स, यू नो इट इज़ क्वाइट इरेलेवेंट कि आप क्लास 9-10 तक के कितना अच्छा स्कोर लेके आते हो, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, या शायद कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा रट्टा मार लेते हैं ना, तो रट्टा मारने के बाद में आपकी सोशल साइंस में मराठी संस्कृत हो गया और भी कुछ, जैसे साइंस में भी बहुत कुछ रट्टा मार के आप निकाल लेते हो अच्छा स्कोर, बट यहाँ वो सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। यू डोंट हैव सोशल साइंस एंड अदर ब्लडी स्टफ, है ना। तो यहाँ पे आपका मैथ्स अच्छा होना, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होना साइंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक अच्छी खबर ये है कि आप अगर 90-95% लेके आते हैं तो आप पढ़ाई में शायद अच्छे ही होंगे, आप अच्छा ही कर जाओगे आगे चल के। लेकिन अगर आपको 8, 9, 10 तक के 60 या 70 या 80% आते हैं और अगर आपके टीचर्स आपको एक एवरेज स्टूडेंट मानते थे, नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट दिस थिंग कि 11th-12th में अब वो एवरेज और जो इंटेलेक्चुअलिटी की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। तो अब क्योंकि ऐसी सब थॉट प्रोसेस होती है ना, तो इसके लिए आपका वो रट्टाफिकेशन एंड वो सब कुछ काम में नहीं आता। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड। आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा ऑन अ डेली बेसिस। मतलब नेक्स्ट सेशन से व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, ऐसे रैंडमली क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे। आज तो बस मैं फ़र्क महसूस करा रहा था आपको 10th-12th का। नेक्स्ट टाइम से हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।